अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास मैट्रिक बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो कि है होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस का हमारे पास आज लेक्चर नंबर 1 है। हमने चैप्टर नंबर 2 का आज फर्स्ट लेक्चर स्टडी करना है, तो लेट्स सी कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो भाई चैप्टर आपका क्या है? होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है? सबसे पहले हमने इस टर्म को समझना है, उसके बाद हम इस चैप्टर की बेसिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? तो देखिए, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? इट इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सुटेबल लिमिट्स। अगर मैं आपको बिल्कुल सीधे और आम लफ्ज़ों में समझाऊं तो इसका मतलब है होम्योस्टेसिस एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए बॉडी की इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रहती हैं अपनी सुटेबल लिमिट्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए, इंटरनल कंडीशन से क्या मुराद है? इंटरनल एनवायरनमेंट से हर जानदार के इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अब इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें पानी भी इंक्लूड होता है। देखिए, जैसे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर क्वांटिटी भी होती है, डिफरेंट सॉल्यूट्स भी होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर भी होता है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, जिनको मेंटेन रहना ज़रूरी होता है। अगर वो मेंटेन नहीं रहेंगी तो बॉडी का जो टोटल बैलेंस्ड है, हर चीज़ का जो टोटल मैकेनिज्म का पूरा जो प्रोसेस है करने का तरीका, जो बॉडी का सिस्टम एक हुआ है, वो सारा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस होता है, वो टर्म है, वो मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इंटरनल बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल जो बॉडी की कंडीशंस हैं, वो क्या होती हैं? मेंटेन होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं विद इन सुटेबल लिमिट्स। यानी उनको जितना होना चाहिए, हर कंडीशन को, हर टेम्परेचर को जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा। पानी के मॉलिक्यूल्स को, यानी वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उतनी रहेगी। तो बॉडी में ब्लड प्रेशर के लिहाज से अगर हम बात करें, ये सीधी सी बात ये है कि इंटरनल बॉडी की कंडीशंस जो होती हैं, इंटरनल बॉडी का जो एनवायरनमेंट होता है, लाइक टेम्परेचर वगैरह, तो उसको जिस लिमिट में जितना होना चाहिए वो उतने लिमिट में मेंटेन रहे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में, यानी इंटरनल कंडीशंस की जो बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, उसकी बैलेंस का पूरा मैकेनिज्म, उसको सूटेबल लिमिट्स में, यानी उसकी जो उसकी लिमिट्स हैं, उसको लिमिट्स के अंदर बैलेंस करके रखने का जो पूरा मैकेनिज्म है, वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। अच्छा, अब इसी को हम मज़ीद समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर हम ले लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? होम्योस्टेसिस का ज़रूरी क्यों है हर जानदार की बॉडी के लिए? तो देखिए, द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर अपने बाहर की इन्वायरमेंट की बात करें, एटमॉस्फेयर के इन्वायरमेंट की बात करें, तो देखिए कंटिन्यूसली चेंज, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द डे टाइम, कभी ठंड कभी गर्मी वगैरह। तो अब जो एंजाइम्स की अगर हम बात करें, जो बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं, प्रोटीनस नेचर के होते हैं। और इनका क्या काम होता है? ये रिएक्शंस को स्पीड अप करने का और स्लो डाउन करने का काम करते हैं, और इनसाइड द बॉडी भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब उनके काम करने की भी एक प्रॉपर रेंज होती है कि अगर प्रॉपर टेम्परेचर इनको चाहिए इनको वर्क करने के लिए, अगर एंजाइम के जो, अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से बढ़ रहा है, तब भी एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। और अगर वो नॉर्मल से नीचे आ रहा है, तब भी इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। और केमिकल रिएक्शन सारे एंजाइम्स की मदद से ही हो रहे होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन सारे जो हैं वो एंजाइम्स की हेल्प से ही हो रहे होते हैं। तो अगर एंजाइम ही काम नहीं करेगा तो रिएक्शंस कैसे होंगे और बाकी तमाम चीज़ें किस तरह से होंगी? तो ये एक सिंपल सी मिसाल दी है कि अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो अगर वो चेंज होता रहता है तो क्या होता है कि एंजाइम का जो वर्क है वो विद इन सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर वो नहीं हो पाता। देयरफॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट कीप देयर इंटरनल टेम्परेचर विद इन दिस रेंज। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म के लिए अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अपनी रेंज में बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। अगर वो बैलेंस्ड नहीं रहेगा तो बॉडी के जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। तो ये बैलेंस्ड करने का जो मैकेनिज्म है, यही बेसिकली क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, ह्यूमन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर यूजुअली 37 डिग्री से, जैसे कि अगर हम मजीद इसी बात को आगे लेकर चलें तो इंसान की जो बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल रेंज है, वो क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसको भी बैलेंस होना चाहिए। अगर बहुत नीचे आ जाएगा तो भी अच्छा नहीं है, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, या बाकी सारे फंक्शन भी स्टॉप हो जाएंगे या रुक जाएंगे। तो क्या होना चाहिए? बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए। दूसरी बात क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल अबाउट 1 ग्राम पर लीटर। ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी क्या है? 1 ग्राम पर लीटर है नॉर्मली, अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर क्या होगी? बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम शुगरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? बॉडी में ग्लूकोज लेवल राइज हो जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो उसको भी उसकी लिमिट्स के अंदर बैलेंस करना किस में आ जाएगा? होम्योस्टेसिस में आ जाएगा। तो ये हमने सीधी सी सिंपल सी मिसालें पढ़ी हैं कि अगर ये तमाम चीज़ें जो बैलेंस्ड हैं, अगर ये बैलेंस्ड नहीं होती हैं, तो फिर बॉडी का जो हमारा मैकेनिज्म है, पूरा जो सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को इनकी लिमिट्स में बैलेंस्ड करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है,
अब ये सारा काम जो हम कह रहे हैं होम्योस्टेसिस बैलेंस्ड होता है, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस्ड होता है, तो ये कैसे होता है, ये मैकेनिज्म कैसे होता है? तो ये मैकेनिज्म भी एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए होता है जो क्या कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस जो है वो पूरे एक सिस्टम के ज़रिए बॉडी में मेंटेन होता है और वो सिस्टम कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म क्या है? देखिए मिसाल के तौर पर अब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने गरम जो कंटेनर था या देश की थी उसको हाथ लगा लिया, तो क्या होता है हमें फ़ौरन से फ़ील होता है कि ये गर्म है या ठंडी चीज़ को हाथ लगाएं तो ठंडी है, तो हम हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं। ये हमें फ़ौरन से एहसास हो जाता है कि भाई ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो हालांकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे ब्रेन तक जाती हैं, फिर वहाँ से मैसेज वापस आता है, फिर हमें ये एहसास होता है कि ये चीज़ ठंडी थी या गर्म थी, लेकिन ये इतने सेकेंड्स में होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए होती हैं। तो देखिए नॉर्मल पॉइंट यानी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर कंडीशन बढ़ेगी या कम होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, यानी उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए। अब वो डिटेक्टर्स कौन है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर दो डिटेक्टर्स हैं, एक रिसेप्टर्स कहलाते हैं, एक इफेक्टर्स कहलाते हैं। रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी में स्किन में हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर हम फिंगर्स की बात करें जैसे यहाँ टिप्स वगैरह पे होंगे, तो यानी ये क्या काम करते हैं? रिसेप्टर्स का काम होता है किसी भी चेंज को ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब जैसे ये चेंज को ऑब्जर्व करेंगे फ़ौरन से मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन में, देखिए कंट्रोल सेंटर, अब मैसेज जाएगा ब्रेन में कि भाई ये चीज़ हुई है, फिर ब्रेन से आगे जाएगा अगली सिस्टम के अंदर जो कहलाते हैं इफेक्टर्स, फिर इफेक्टर्स के ज़रिए मैसेज वापस आएगा कि भाई ये चीज़ हुई है और आपको ये रिएक्शन देना है। तो ब्रेन ने जो कमांड दी इफेक्टर्स को वही आगे जाकर हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर हमारा या बॉडी की जो भी कंडीशन होती है वो नॉर्मल पे आ जाती है, यानी वही है कि अगर आपने किसी चीज़ को टच किया, आपको गर्म या ठंडा, फिर आपने हाथ हटा दिया, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म इतने स्पीड में होता है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये कैसे क्या चीज़ें हुई और किस तरह से हुई, ठीक है। तो ये जो मेंटेनेंस है ना बॉडी में हर चीज़ की, ये बेसिकली किस तरह से हो रही है? ये बेसिकली कहलाती है होम्योस्टेसिस, लेकिन ये किस तरह से हो रही है? एक मैकेनिज्म के ज़रिए हो रही है जो क्या कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म, जो रिसेप्टर से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? जब कोई बॉडी में कोई भी कंडीशन बढ़ती है या कम होती है ना, तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है रिसेप्टर्स के ज़रिए, देन मैसेज जाता है ब्रेन पे कि भाई ये चीज़ हुई है, तो फिर ब्रेन आगे कमांड देता है, आगे मैसेज देता है, फिर वो इफेक्टर्स के ज़रिए वापस आता है और हम अपना जो रिएक्शन करते हैं, वो जो भी रिएक्शन होता है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में वो चीज़ ठीक हो जाती है या बैलेंस हो जाते हैं हम, या अगर हमें टच करना है तो हाथ हटा दिया या जो भी, तो बॉडी कंडीशन जो नॉर्मलाइज हो गई, तो ये पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो होम्योस्टेसिस जो हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये किस मैकेनिज्म के ज़रिए हो रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए, ठीक है। यहाँ तक फॉलोइंग आर सम प्रोसेसेस या मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अब ये जो पूरा होम्योस्टेसिस हो रहा है, ठीक है, ये एक मैकेनिज्म के ज़रिए होता है, ये तो हमने जान लिया। अब इसके अलावा कुछ प्रोसेसेस भी होते हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा होता है या हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस मेंटेन हो रही होती हैं, यानी कुछ प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर जिसकी वजह से हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस मेंटेन होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से मेन प्रोसेसेस हैं या वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस हो रहा है? नंबर 1 इज़ ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 इज़ थर्मोरेगुलेशन, नंबर 3 इज़ एक्सक्रीशन, ठीक है। वन बाय वन तीनों को स्टडी करते हैं। देखिए ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी और नमक की क्वांटिटी को मेंटेन रखना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। बट किस तरह से मेंटेन रखना? एक प्रोसेस के ज़रिए ये पूरा मैकेनिज्म होता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इन दोनों प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर रहती है, बैलेंस्ड रहती है। बॉडी फ्लूइड्स, अच्छा बॉडी फ्लूइड्स में दो तरह के बॉडी फ्लूइड्स आते हैं। एक तो हमें पता है कि ब्लड होता है, इसके अलावा टिश्यूज़ फ्लूइड भी होते हैं। जो हमारे पास यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनके पास ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, तो उनकी बॉडी में ओपन में टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड मौजूद, यानी टिश्यूज़ में फ्लूइड होता है। ब्लड वेजल्स जिनकी बॉडीज़ में नहीं होती तो उनमें टिश्यूज़ में फ्लूइड होता है, सेल्स में होता है, ठीक है, टिश्यूज़ में होता है। तो बॉडी फ्लूइड्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं, एक ब्लड है और दूसरा टिश्यू फ्लूइड है। तो जानदारों के अंदर मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। लेकिन किस प्रोसेस के ज़रिए प्रोसेस हो रहा होता है? तो ये प्रोसेस कहलाते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। इन दो प्रोसेसेस के ज़रिए हमारा ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। बेसिकली ज़्यादा ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है, ठीक है।
तो उसमें होता क्या है, वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी में मेंटेन रहती है। अब इसको समझने के लिए हमें इन प्रोसेसेस को पढ़ना ज़रूरी है कि भाई ये क्या होते हैं। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर लेवल से लोअर लेवल में होती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ऑस्मोसिस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें भी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, अब उसमें सॉल्यूट्स भी हैं, ठीक है, सॉल्यूट भी हैं, पानी भी है, सब कुछ है। तो देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है बट फ्रॉम लोअर रीजन टू हायर लेवल, और एक मेम्ब्रेन के जरिए होती है जो क्या कहलाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये प्रोसेस बहुत मुख्तलिफ है डिफ्यूजन के लिहाज से। ठीक है, किस तरह से, तो उसके लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। लेयर्स, झिल्ली की तरह जो होती है ना लेयर्स, उनको मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, बहुत बारीक होती हैं, थिन होती हैं। मेम्ब्रेन्स तीन तरह की होती हैं, इनसाइड द सेल्स या आउटसाइड द सेल्स। एक देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेमी परमिएबल, परमिएबल, इम्परमिएबल। ठीक है, सेमी परमिएबल वो होती हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाना अलाउड करती हैं, कि भाई आप आ सकते हो, आप नहीं आ सकते हो। ठीक है, परमिएबल कौन सी होती हैं, जो हर मॉलिक्यूल को अलाउड करती हैं अंदर बाहर आना जाना। इम्परमिएबल कौन सी होती हैं, जो किसी को भी अलाउड नहीं करती अंदर बाहर आना जाना। अब ऑस्मोसिस किसके जरिए हो रहा होता है, ऑस्मोसिस होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, यानी उन मेम्ब्रेन के जरिए जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अलाउड करती हैं अंदर बाहर आना जाना। तो इस मेम्ब्रेन के जरिए प्रोसेस हो रहा होता है ऑस्मोसिस, और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है, सॉल्यूट्स की भी, पानी के मॉलिक्यूल्स की भी, अदर मॉलिक्यूल्स की भी, लोअर रीजन से हायर रीजन में, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इन दोनों प्रोसेस के जरिए क्या हो रहा होता है, इन दोनों प्रोसेस के जरिए हमारे वाटर और सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है, स्पेशली सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है, वो बॉडी में बैलेंस्ड हो रही होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्मोरेगुलेशन। देखिए वर्ड थर्म जहाँ पर भी आता है ना, इसका मतलब होता है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, हीट की बात हो रही है। रेगुलेट का मतलब है मेंटेनेंस, तो थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर की मेंटेनेंस। ठीक है, अब वो बॉडी के अंदर हो या बाहर हो। तो देखिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी अंदर के बॉडी के टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है, यानी उसका बैलेंस्ड होना क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया था कि एंजाइम्स की अगर हम बात करें जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एंजाइम्स रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो अगर एंजाइम, अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में नहीं होगा, बहुत बढ़ा हुआ होगा, तब भी एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, बहुत नीचे आया हुआ होगा तब भी एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज होनी ज़रूरी है, टेम्परेचर का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, ताकि एंजाइम्स अपना प्रॉपर काम कर सकें। ठीक है, तो थर्मोरेगुलेशन क्या है, टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस, यानी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का बैलेंस्ड होना, टेम्परेचर का बैलेंस्ड होना क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है इनसाइड द बॉडी। अच्छा, एनी चेंज इन टेम्परेचर इफेक्ट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, वही बात कि अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज आएगा, यानी कि टेम्परेचर अप डाउन होता है, बढ़ता है या कम होता है, तो उससे क्या होता है, उससे एंजाइम्स की एक्टिविटी पर फर्क पड़ता है। थर्ड क्या है हमारे पास, एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिलीज होना। ठीक है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट या एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक टॉक्सिक सब्सटेंसेस का यानी तमाम जो, अब देखिए मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म वर्ड बायो में, साइंस में जहाँ जहाँ पर भी आते हैं ना, इनका मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इनसाइड द बॉडी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एक ही बात है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं ना, तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी में बन रहे होते हैं। ठीक है, या बॉडी में कुछ हमारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिलीज हो रहे होते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। तो उन तमाम वेस्ट प्रोडक्ट का, तमाम एक्स्ट्रा चीज़ों का, तमाम ऐसे मटीरियल्स का जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से बने हैं बट हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, तो उनका बॉडी से रिलीज होना, उनका रिमूवल होना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब उन सब्सटेंसेस में कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, तो देखिए जैसे NH3 है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, गम्स, लेटेक्स, ये दोनों जो है वो प्लांट्स के अंदर आते हैं, गम्स और लेटेक्स। और ये तीन जो है वो इनसाइड द लिविंग बॉडीज, यानी हर जानदार में होते हैं, एनिमल्स में हो गए, हम इंसानों में हो गए। ठीक है, तो यानी ये तमाम वो सब्सटेंसेस हैं जो मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट कहलाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। और तो वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से रिलीज होना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये भी होम्योस्टेसिस के अंदर एक प्रोसेस है। ठीक है, देखिए मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटीरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी में रिएक्शन हुआ, उसके दौरान वजह से कोई भी ऐसा मटीरियल बन गया जो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो दैट माई हार्म द बॉडी, तो उसका जो कि कभी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है।
तो मेटाबॉलिक वेस्ट का, या समटाइम उसमें ऐसी चीज़ें भी बन रही हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं, तो मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट का या वेस्ट मटेरियल का बॉडी से रिलीज होना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज का फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा, हमारा चैप्टर नंबर 2 समझ में आया होगा, स्टार्ट का फर्स्ट लेक्चर। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के अंदर बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।